हेलो फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान का आज 7वीं क्लास है और तृतीय चरण आज आपको देखना है। तीसरा चरण जो राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ, राजस्थान संघ या संयुक्त राजस्थान प्रथम संघ या संयुक्त राज्य संघ, और जो तृतीय चरण है जो 18 अप्रैल 1948 को आपके सामने आता है, वो चरण है असल में संयुक्त राजस्थान द्वितीय संघ। इसमें बहुत ज़्यादा विवाद की विषय या भ्रम की स्थिति या संशय की स्थिति नहीं है। काफ़ी होमवर्क करके चीज़ें आपके सामने हैं और चूंकि मैं हमेशा अवेयर रहता हूँ कि मेरी एक गलती आपके भविष्य को दांव पर लगा सकती है, तो इस सावधानी को हमेशा, सतर्कता को दिमाग में रखते हुए मैं मैटर को आपके सामने प्रोवाइड करता हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल किंशुक शर्मा की कक्षा पर। बिना वक्त लिए मैं सीधा आपकी क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। देखिएगा, 3 चरण अपन लोगों ने देख लिए हैं एंड वीपी मेनन साहब, राव बहादुर वापल्ला पंगुनी मेनन की जो पुस्तक थी द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, ये काफ़ी माइलस्टोन है इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान या इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया की जो जितनी भी वेरियस जो स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स वगैरह, उनके एकीकरण को समझने के लिए और पढ़ने के लिए। मत्स्य संघ आपने देख लिया, द्वितीय चरण आपने देख लिया 17 मार्च 1948, 18 मार्च 25 मार्च 1948 और 18 अप्रैल 1948 आज तीसरा चरण है। सबसे पहले मैं नक्शे की तरफ बढ़ता हूं और नक्शे के द्वारा ही आप लोगों को पिछले दोनों चरण रिपीट करते हुए आज तृतीय चरण को समझाता हूं, जो थर्ड फेज है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, और फिर उसके बाद अपन इस पूरे मैटर को एक्सप्लोर करेंगे। देखिएगा, हम लोग जो अब तक देख चुके हैं कि राजस्थान के एकीकरण में कुल 7 चरण है, और ये बात बार बार इसलिए बोली जा रही ताकि आप लोग को बहुत आपके जहन में बिल्कुल फिट बैठ जाए। कुल 8 वर्ष लगे, 7 माह लगे। 8 वर्ष 7 माह 7 चरण, यानी कि और कुल कितने दिवस लगे, कुल दिन जो लगे 14 दिन। तो कुल यदि टोटल डेज ऑफ इंटीग्रेशन ड्यूरेशन की बात है तो 3144 यानी कि 4144 कुल दिन आपको इस एकीकरण की प्रक्रिया के अंदर लगे हैं। जो 2 चरण जो अभी तक आप लोगों ने देख लिए, सबसे पहले उन्हें एक बार आप लोग ढंग से देख लीजिए। जो पहला चरण आपने देखा वो मत्स्य संघ है, उसका जो फॉर्मूला था वो था 41, यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 4 रियासतें, अलवर से एक ठिकाना नीमराना, और ये 17 मार्च 1948 को वीएन गॉडगिल के द्वारा भरतपुर का जो लोहागढ़ का मैदान था वहां पर इसका उद्घाटन किया गया था। आप जानते हैं शोभाराम जो कुम्हावत थे, ये बात आप लोगों ने देख ली थी। मैं आपको और थोड़ा सा कंफर्म करके बता दूं कि शोभाराम कुम्हावत साहब इसके प्रधान मंत्री नियुक्त किए गए थे। राज प्रमुख जो थे वो धौलपुर से उदयभान सिंह साहब थे, और जो उपराज प्रमुख थे वो करौली से गणेश पाल देव बहादुर साहब थे। कुल क्षेत्रफल इसका 12,000 वर्ग किलोमीटर था। थोड़ा सा आप इसको और एक्सप्लोर कर लें, इनलार्ज कर लें तो अब क्लियर होगा। क्षेत्रफल कुल 12,000 था। इसकी जो वार्षिक आय थी वो 2 करोड़ थी। जनसंख्या इसकी 18 लाख थी और सर्वाधिक जो प्रीवी पर्स था वो अलवर के महाराजा को दिया गया था, 5,20,000 का दिया गया था। ये टोटल मैटर जो आपने, राजधानी जो थी वो असल में अलवर थी, राइट। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली प्लस नीम राणा अलवर से, ये पूरा का पूरा आपने देखा था। द्वितीय चरण जो आया अस्तित्व में, उसका मत्स्य संघ से सीधा कोई लिंक नहीं था। वहां पे पृथक से इन 4 रियासतों और एक ठिकाने को के अलावा पृथक से 9 रियासतें काम में ली गई थी और 2 ठिकाने काम में लिए गए थे। 25 मार्च 1948 को वही नरहर विष्णु गॉडगिल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये जो राइट, यहां पर आप अब ठीक से समझ पाएंगे। तो द्वितीय चरण जो है वो संयुक्त राज्य है, राजस्थान संघ है, संयुक्त राजस्थान प्रथम संघ है। इसका 25 मार्च 1948 को 9 स्क्वायर इसका फॉर्मूला आप लोगों ने देखा था। 9 स्क्वायर यानी कि 9 रियासतें, 3 हाड़ौती से, 3 वागड़ से, 3 ऊपर से, 2 ठिकाने। ये 3 रियासतें हाड़ौती से कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़। 3 रियासतें वागड़ से डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, और 3 रियासतें ऊपर से किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक से लावा और बांसवाड़ा से कुशलगढ़। तो 9 तो हुई रियासतें द्वितीय चरण के अंतर्गत, 9 रियासतें हुई टोटल जो आप लोगों ने देखी, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, क्लियर है। और प्लस कुशलगढ़ नामक एक जो ठिकाना था वो नॉन सैल्यूट स्टेट बांसवाड़ा से, और दूसरा जो नॉन सॉलिड स्टेट या ठिकाना था लावा वो टोंक से, वर्तमान जयपुर जिला।
इसका उद्घाटन 25 मार्च 1948 को कोटागढ़ के दरबार हॉल में वीएन गॉडगिल के द्वारा किया गया था। जो राज प्रमुख थे वो कोटा से बनाए गए थे, महाराव भीम सिंह जी। 2 उपराज प्रमुख बनाए गए थे। वरिष्ठ उपराज प्रमुख कोटा बूंदी से थे, महाराव बहादुर सिंह जी, और कनिष्ठ जो थे उपराज प्रमुख वो डूंगरपुर से थे, महारावल लक्ष्मण सिंह जी। और जो बांसवाड़ा के जो महारावल थे चंद्रवीर सिंह साहब, उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। राजधानी कोटा बनाई गई थी। प्रधानमंत्री इसके गोकुललाल आसावा थे जो शाहपुरा प्रजामंडल से थे, जबकि आपने वहां देखा था कि जो शोभाराम कुम्हावत थे पहले चरण में, वो अलवर प्रजामंडल से थे। क्षेत्रफल, यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो इस प्रजामंडल का माफ करना एकीकरण के जो द्वितीय चरण जो आपके सामने आया, संयुक्त राज्य या राजस्थान संघ या संयुक्त राजस्थान प्रथम, इसका जो कुल क्षेत्रफल था वो था 16,807 वर्ग किलोमीटर। जो कुल आय थी, वार्षिक आय, वो 1,90,00,000 थी, और जो कुल जनसंख्या थी वो थी 23,34,220। आज हमें तृतीय चरण देखना है और इसको अच्छे से आपको समझना है। बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं पर भी आपको समस्या नहीं आएगी, बशर्ते आप मेरे अनुसार चलें। वही एक सीक्वेंस या क्रम रखें जिस क्रम से मैं आपको डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाता जा रहा हूं। और मुझे यकीन है कि जैसे जैसे ये प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ती चली जाएगी, आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आने वाली है। देखिएगा, द्वितीय चरण की बात की जाए तो आप लोगों ने देखा कि द्वितीय चरण 9 स्क्वायर, राइट, द्वितीय चरण 9 स्क्वायर। और द्वितीय चरण का नाम क्या है जी? बेसिकली राजस्थान संघ। तो 9 तो रियासत है, 2 ठिकाने, इसमें एक रियासत मिलाई गई उदयपुर, और इसका उद्घाटन हुआ 18 अप्रैल 1948 को। तो फॉर्मूला क्या आएगा साहब? फॉर्मूला आएगा आपका कि टोटल 10 स्क्वायर 9, यानी कि जो द्वितीय चरण की जो 9 रियासतें और 2 ठिकाने थे उसमें संयुक्त किया गया उदयपुर नामक रियासत। तो रियासत एक सम्मिलित हुई, 9 + 1 10, ठिकाने 2 ही हैं, तो 10 स्क्वायर हुआ। और इसका जो उद्घाटन किया गया वो किया गया 10 अप्रैल 1948 को। तो राजस्थान संघ में उदयपुर संयुक्त किया गया। तो इस चरण का नाम आपके सामने क्या बनेगा? संयुक्त राजस्थान संघ। इसका मतलब स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है कि राजस्थान संघ में संयुक्त किया गया उदयपुर, राजस्थान संघ में संयुक्त किया गया संयुक्त राजस्थान संघ 10 स्क्वायर। 10 रियासतें कौन कौन सी है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक प्लस उदयपुर। तो कुल 10 रियासतें हो गई। उदयपुर कुल 10 रियासतें हो गई, प्लस लावा टोंक से, प्लस कुशलगढ़ बांसवाड़ा से, 10 स्क्वायर। 18 अप्रैल 1948 को इस संघ का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मेवाड़ की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपराओं को याद में रखते हुए, मैंने द्वितीय चरण के दौरान बताया था कि बूंदी महाराव जो बहादुर सिंह जी हड़ा थे, महाराव साहब, वो अपने छुट भैये या अपने से जो अनुज थे उनसे छोटे कोटा महाराव भीम सिंह के राज प्रमुख नियुक्त किए जाने से खफा थे, क्योंकि उनके पास भारत सरकार की इस नीति की कोई काट नहीं थी। अतः उन्होंने इसका एक आसान रास्ता निकाला, और वो रास्ता इनके लिए क्या था कि उदयपुर को यदि द्वितीय चरण में सम्मिलित कर लिया जाए तो चूंकि राज प्रमुख और राजधानी का जो मतलब क्या कहना चाहिए, जो पद है वो उदयपुर महाराणा और उदयपुर को चला जाएगा, तो कोटा राज प्रमुख नहीं रहेगा, तो कुछ उनकी अहम की संतुष्टि होगी, कुछ उनका स्वाभिमान मतलब बचा रहेगा। लेकिन मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया था स्पष्ट तौर पर कि मैं अपनी रियासत की 1300 वर्ष पुरानी गौरवशाली परंपराओं को एक मानचित्र पर यूं समाप्त नहीं होने दे सकता हूं। लेकिन बाद में जो मुत्सद्दी वर्ग था मेवाड़ का, या जो अन्य प्रशासक वर्ग थे, उन्होंने समझाया कि अब वो दौर नहीं रहा जब हम खुद फैसला कर सकते थे। माणिक्यलाल वर्मा ने इस बात का विरोध करते हुए भी कहा था कि एक नरेश मेवाड़ की असीम जनसंख्या का भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकता है। तो 25 मार्च 1948 को जो उद्घाटन होना था, उसके 2 दिन पहले 23 मार्च 1948 को मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी ने स्वीकृति प्रदान करी द्वितीय चरण में सम्मिलित होने की। लेकिन भारत सरकार के जो स्टेट्स, जो मिनिस्ट्री थी, रियासती विभाग थी, उसने इस प्रक्रिया को, इस प्रस्ताव को होल्ड पर रखा, कारण कि द्वितीय चरण की
तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी थी और निश्चित तौर पे कोटा की महाराव की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती, ऐसा हो जाता। तो द्वितीय चरण का उद्घाटन किया गया, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया, क्योंकि उसके तुरंत बाद उदयपुर को सम्मिलित होना था, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को। तो जब 18 अप्रैल 1948 को जब ये सम्मिलित हुआ उदयपुर, तो अब राज प्रमुख का पद कोटा के तुलना में उदयपुर को मिल गया महाराणा भूपाल सिंह जी को। द्वितीय चरण में कोटा महाराव भीम सिंह जी थे, और जो द्वितीय चरण में जो कोटा महाराव भीम सिंह जी थे, जो राज प्रमुख थे, अब वो वरिष्ठ उपराज प्रमुख हो गए। अभी कनिष्ठ उपराज प्रमुख में वही बूंदी और डूंगरपुर महारावा लक्ष्मण सिंह जी चले गए। प्रधानमंत्री का पद माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल आप लोग जानते हैं, राजस्थान में जन आंदोलन का जनक भी बोला गया। आपकी पत्नी नारायणी देवी वर्मा थी, आपकी पुत्री स्नेहलता वर्मा थी और आपका पुत्र दीनबंधु था। आपने मेवाड़ में वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी थी और 24 अप्रैल 1938 को आपने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। एवं बिजोलिया किसान आंदोलन में आपने पंछीड़ा गीत की रचना करी थी। एवं राजस्थान का जो प्रमुख शहीद है नानक जी भील, जिसकी हत्या कप्तान इकराम हुसैन ने 2 अप्रैल 1923 को डाली हत्याकांड में की थी, की याद में आपने अर्जी नामक गीत भी लिखा था माणिक्यलाल वर्मा ने। आप में से कई लोग शिकायत कर सकते हैं कि सर आपने बड़ा रैपिडली फायर कर दिया, रैपिडली बोल दिया, लेकिन माय डियर याद रखना, अब तक मैंने इन चीज़ों को काफ़ी विस्तार से पढ़ाया है। तो मैं ये मान रहा हूँ जो ऑडियंस है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार इसको रेगुलर देख रहे हैं, तो उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। उन्हें लगेगा कि हाँ सर ने बिल्कुल चिपका दी पूरी की पूरी बात। आइएगा इस पूरे मैटर को, इस नक्शे को खोल देते हैं, तृतीय चरण को स्पष्ट देख लेते हैं, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ लें। देखिएगा, ये आपका तृतीय चरण है। देखिएगा, द्वितीय चरण में उदयपुर को मिलाया गया। द्वितीय चरण में उदयपुर को मिलाने से तृतीय चरण का निर्माण हुआ। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, जरा उस बात को समझने का प्रयास करना। देखिएगा, ये रियासत है आपकी उदयपुर, ये रियासत है आपकी उदयपुर, और तृतीय चरण जो है इसका निर्माण कैसे हो रहा है ये देखिएगा। राजस्थान संघ यानी कि द्वितीय चरण में जो उसका फॉर्मूला था 9 स्क्वायर, उसमें एक रियासत सम्मिलित की जा रही है उदयपुर। तो 9 + 1 उदयपुर 10 स्क्वायर हो गया। 10 रियासतें कौन कौन सी हुई? कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक प्लस लावा प्लस कुशलगढ़ प्लस उदयपुर। तो कुल 10 और स्क्वायर हो गया। 2 तो ठिकाने, टोंक से लावा और बांसवाड़ा से कुशलगढ़, और 10 रियासतें हो गई। 18 अप्रैल 1948 को इस चरण का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उदयपुर में जाके किया। उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह जी को यहां पर आजीवन राज प्रमुख बनाया गया, यद्यपि वो वंशानुगत नहीं थे। उन्हें आजीवन राज प्रमुख यहां पर नियुक्त किया गया। उपराज प्रमुख में जो द्वितीय चरण में जो पद थे वो घटते चले गए, यानी कि द्वितीय चरण में जो राज प्रमुख थे कोटा महाराव भीम सिंह जी, वो यहां पर कोटा महाराव भीम सिंह जी, थोड़ा सा इसको मैं मैप को इधर ले लूं तो आपको यस, तो जो कोटा महाराव भीम सिंह जी थे वो यहां पर वरिष्ठ उपराज प्रमुख नियुक्त हो गए, और वहां पर जो 2 उपराज प्रमुख थे वो कनिष्ठ बन गए, यानी कि बूंदी के नरेश थे महाराव बहादुर सिंह जी हाड़ा, वो प्रथम कनिष्ठ उपराज प्रमुख बने, और डूंगरपुर महारावल जो लक्ष्मण सिंह जी थे वो द्वितीय कनिष्ठ उपराज प्रमुख बने। राजधानी कोटा से उदयपुर ट्रांसफर कर दी गई, लेकिन कोटा की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए यह निश्चित किया गया कि जो प्रस्तावित संघ है संयुक्त राजस्थान द्वितीय संघ, क्योंकि द्वितीय चरण जो था वो क्या था, संयुक्त राजस्थान प्रथम, क्योंकि इसमें 9 रियासतें संयुक्त की गई। बेसिकली आप लोग इसके बारे में जो पढ़ते हैं वो आप पढ़ते हैं राजस्थान संघ। तो राजस्थान संघ 9 स्क्वायर में एक रियासत सम्मिलित की गई, संयुक्त की गई उदयपुर, इसलिए इसका नाम आया संयुक्त राजस्थान संघ, अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान 10 स्क्वायर। तृतीय चरण है। 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन हुआ है। प्रथम चरण का उद्घाटन 17 मार्च 1948 को। द्वितीय चरण राजस्थान संघ का उद्घाटन 25 मार्च 1948 को, और तृतीय चरण
संयुक्त राजस्थान संघ का जो बेसिकली द्वितीय है का उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। प्रथम 2 चरण जो है मत्स्य संघ और राजस्थान संघ, उसका उद्घाटन नरहर विष्णु गौडगिल यानी कि वीएन गौडगिल के द्वारा। यहाँ जो प्रधानमंत्री बनाए गए वो माणिक्यलाल वर्मा थे, जिनकी ख्याति राजस्थान में जन आंदोलनों के जनक में थी। और आपने बिजोलिया किसान आंदोलन में राष्ट्रीय पथिक, किसान आंदोलनों के जनक महात्मा श्री विजय सिंह पथिक जी के निर्देशन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बिजोलिया किसान आंदोलन में। वो यहाँ के जो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक भी थे 24 अप्रैल 1938 को, वो माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए। सोचिए क्या वक्त रहा होगा, जिन दलितों को आप अपने से दूर रखा करते थे वो यहाँ प्रधानमंत्री बन रहे हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सभी को बराबर का हक, न जाति न धर्म, सिर्फ योग्यता। देखिएगा क्षेत्रफल जो था, तृतीय चरण का जो क्षेत्रफल था वो था 2,79,077 स्क्वायर मतलब वर्ग मील। सो 79 को 27977 प्लीज लाख वर्ग मील। और जनसंख्या जो थी वो थी 42,60,918। 42,60,918 इसकी कुल जनसंख्या थी, राइट। थोड़ा सा और आप लोग देख लीजिए, आपको अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये देख लीजिए, आगे देखिएगा। जो प्रीवी पर्स था 3 करोड़, अच्छा जो वार्षिक आय थी वो थी 3 करोड़ 60 लाख। जो वार्षिक आय थी 3 करोड़ 60 लाख। प्रीवी पर्स को लेकर यद्यपि रियासती विभाग की एक शर्त थी कि 10 लाख से अधिक किसी भी नरेश को किसी भी हालत में प्रीवी पर्स नहीं दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ की गौरवशाली परंपराओं को याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये प्रीवी पर्स कुल रखा गया। अन्य वेतन भत्ते मिलाकर 20 लाख रुपए वार्षिक। इसमें 10 लाख रुपए तो प्रीवी पर्स था, 5 लाख रुपए राज प्रमुख पद के लिए नियुक्त किए गए और 5 लाख रुपए धार्मिक अनुदान के लिए अलग से सैंक्शन किए गए भारत सरकार द्वारा। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी जो आजीवन, वंशानुगत नहीं, आजीवन राज प्रमुख नियुक्त किए गए थे। एक्सक्यूज। रीजनल कमिश्नर, हमने कहा था रियासती विभाग की एक नीति थी कि इन संघों के गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले मंत्रिमंडलों को देखते हुए, क्योंकि अधिकांश सदस्य लोकशाही के द्वारा वो चुने जाएंगे जिन्हें कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, कोई प्रशासनिक पृष्ठभूमि नहीं है, तो वो गैर प्रशासनिक, गैर राजनीतिक उनकी पृष्ठभूमि, अनुभवहीनता को देखते हुए आईसीएस रैंक का वीटो पावर युक्त एक सलाहकार परिषद, जिसका हेड एक रीजनल कमिश्नर होगा। तो यहां पर पीएस राव साहब, याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीएस राव साहब यहां पर रीजनल कमिश्नर नियुक्त किए गए और कोटा से चूंकि राज प्रमुख का पद छिना गया, राजधानी छीन ली गई, अतः यह तय किया गया कि वर्ष में एक बार विधानसभा का अधिवेशन कोटा में होगा। जंगलायत केंद्र, जंगल जो वन विभाग है, एवं पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, और जो हवाई प्रशिक्षण केंद्र है वो कोटा के अंदर स्थापित किया जाए। ये आपके तृतीय चरण है 18 अप्रैल 1948। अब भाई मुझे बताइए कि आपको ट्रिक्स क्या लगानी पड़ेगी, क्यों हम बेवजह इस चीज को इतना क्लिष्ट बनाकर पढ़ते हैं कि मानो बड़ा मुश्किल है, यदि टीचर नहीं होगा तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। मेरा तो अमूमन जो तरीका रहा है, इवन ऑफलाइन क्लासेस में भी, वो भी इतना ही इजी रहा है। हालांकि उन लिविंग क्लासेस के मजे कुछ और है जब वहाँ जयकारे लगते हैं। आइएगा इसको थोड़ा सा खोल कर देखते हैं और विस्तार से अपन इस पूरे टॉपिक को देख लेते हैं। तृतीय चरण अपने को पढ़ना है। तृतीय चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान द्वितीय संघ, जो अस्तित्व में आया था 18 अप्रैल 1948 को। इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। इसका नाम, अन्य नाम तो क्या कहना गलत होगा, नाम है इसका संयुक्त राजस्थान द्वितीय संघ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट आइएगा, इसका नामकरण क्यों किया गया? क्योंकि राजस्थान संघ 9 स्क्वायर जो द्वितीय चरण है में उदयपुर राज्य को संयुक्त किया गया, इसलिए इसको संयुक्त राजस्थान बोला गया है। निर्माण सूत्र, इसमें कुल, क्योंकि निर्माण सूत्र क्या है, द्वितीय चरण राजस्थान संघ 9 स्क्वायर में उदयपुर मिलाया गया है,
तो 9 और 1 ये, तो कुल 10 तो रियासतें हो गई, 2 ठिकाने हो गए, तो कुल 10 रियासतें, 2 ठिकाने हुए। ये 10 रियासतें कौन सी हैं? हाड़ौती से 3 है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। 3 वागड़ प्रदेश से है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। और 3 इनके ऊपर का एरिया है जो किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, इसके अंदर उदयपुर मिलाया गया, प्लस लावा टोंक से जो ठिकाना है, प्लस कुशलगढ़ बांसवाड़ा से जो ठिकाना है। तो 10 स्क्वायर इसका फॉर्मेशन फॉर्मूला है। ठिकाने लावा और कुशलगढ़ है। कठिनाइयां एवं निर्माण प्रक्रिया में बता चुका था कि मेवाड़ महाराणा को जब द्वितीय चरण में बूंदी महाराव बहादुर सिंह जी के द्वारा इनको प्रस्ताव रखा गया कि आप भी सम्मिलित हो जाइए द्वितीय चरण राजस्थान संघ में, जो 25 मार्च 1948 को अस्तित्व में आया, तो इन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि मेवाड़ का 1300 वर्ष पुराना राजवंश अपनी गौरवशाली परंपराओं को तिलांजलि देकर भारत के मानचित्र पर अपना अस्तित्व समाप्त नहीं कर सकता है। हाँ, यदि शेष रियासतें चाहें तो वो मेवाड़ में विलय हो सकती है। अब इस बात का जो विरोध था वो मेवाड़ प्रजामंडल के सर्वमान्य नेता जो माणिक्यलाल वर्मा हैं और जिन्हें राजस्थान में जन आंदोलनों का जनक भी कहा गया है, ने ये कहते हुए इस बात का विरोध किया कि मेवाड़ की 20 लाख जनता के भाग्य का फैसला अकेले महाराणा साहिब एवं प्रधानमंत्री सर राममूर्ति नहीं कर सकते हैं। इसके पश्चात फिर कुछ घटनाएं घटी। जो प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे, जो हर रियासत की बात थी, प्रजामंडल के कार्यकर्ता रियासती ध्वज की तुलना में तिरंगे को अधिक प्राथमिकता दे रहे थे। तो हर रियासत के जो प्रमुख स्तंभ थे, अलग अलग परिषदें थी। जैसे यहाँ पर राजशाही रियासत की समर्थित एक परिषद थी, काउंसिल थी, क्षत्रिय परिषद। उसको ये बड़ा अपमान बुरा मतलब लगता था, नागवारा गुजरता था कि आप स्टेट्स फ्लैग की तुलना में आप तिरंगे को प्राथमिकता दे रहे हो। तो कार्यकर्ताओं द्वारा जब तिरंगा अपमान यात्रा निकाली गई, तिरंगे का अपमान करने पर क्षत्रिय परिषद ने, ऐसा होने पर प्रजामंडल कार्यकर्ताओं के द्वारा जो मान्य तिरंगा जो था ध्वज, उसका अपमान किया। तो इसके विरोध में प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा अपमान यात्रा निकाली। अब प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि किस प्रजामंडल के अंदर तिरंगा अपमान यात्रा निकाली गई थी? तो वो उदयपुर या मेवाड़ प्रजामंडल होगा, राइट? किसने निकाली? प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने। तो इस पर उदयपुर के घंटाघर के निकट जब ये तिरंगा अपमान यात्रा निकल रही थी, तो बिना किसी पूर्व सूचना के पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई। और इस फायरिंग में याद रखना, शांतिलाल एवं आनंदीलाल शहीद हो गए थे। इस यात्रा में शांतिलाल एवं आनंदीलाल शहीद हो गए थे, जिनकी याद में फिर उदयपुर में शहीद शव यात्रा भी निकाली गई थी। शहीद शव यात्रा भी फिर इनकी याद में निकाली गई थी। शांतिलाल एवं आनंदीलाल शहीद हो गए। तो प्रश्न आएगा, शहीद शव यात्रा, तिरंगा अपमान यात्रा का संबंध किस प्रजामंडल से? तो आप लोग करेंगे मेवाड़ प्रजामंडल। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात आपको बेहद अच्छे से समझ में आ रही है और रोचक तथ्यों के साथ मैं इन क्लासेस को आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और उम्मीद करता हूं कि मैं आपके जो विश्वास की जो कसौटी है उस पर प्रतिदिन अपने आप को प्रयास करता हूं कि खरा उतरूं। वो तो फिर अब आपको फैसला करना है। इन घटनाओं से मेवाड़ के नरेश कहीं ना कहीं विचलित थे। उनके नहीं चाहते हुए इस तरह की घटनाएं जब घटी, बाद में जो मुत्सद्दी वर्ग था मेवाड़ का, जिसके अंदर आप लेखक वर्ग या प्रशासक वर्ग कह सकते हैं, उसने भी थोड़ा फोर्स किया मेवाड़ महाराणा को कि भाई अब आप कोशिश करिए कि मिल जाइए, वरना ये इन घटनाओं का सहारा लेकर ये बहाना बन जाएगा सरदार पटेल रियासती विभाग के लिए और वो जोर जबरदस्ती से फिर विलय करेंगे, फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तो अंत में मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी ने 23 मार्च 1948 को द्वितीय चरण राजस्थान संघ 9 स्क्वायर में विलय की सहमति प्रदान कर दी। उस हालात में करी जबकि 2 दिन बाद यानी कि 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ द्वितीय चरण के मंत्रिमंडल का गठन करना था। चूंकि 2 दिन पहले उदयपुर के मिलन की स्वीकृति आई, अतः द्वितीय चरण राजस्थान संघ में मंत्रिमंडल के गठन को फिर पोस्टपोन कर दिया गया था। हस्ताक्षर किए गए 11 अप्रैल 1948 को, यानी कि दिल्ली में मतलब मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किस तारीख को किए? 11 अप्रैल 1948 को। और फिर 7 दिन बाद तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उदयपुर में इस तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन कर दिया गया था। यहाँ पर जो राज प्रमुख बनाए गए वो राज प्रमुख थे उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह जी, जो आजीवन नियुक्त किए गए,
यद्यपि वो वंशानुगत नहीं थे। उपराज प्रमुख जैसा मैं कह चुका हूँ, कोटा महाराव भीम सिंह जी जो द्वितीय चरण राजस्थान संघ 9 स्क्वायर में जो जिसका उद्घाटन हुआ था 25 मार्च 1948 को, वहां पर वो राज प्रमुख थे, लेकिन यहाँ वो वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिए गए। और वहां पर जो उपराज प्रमुख जो 2 बनाए गए थे वो यहाँ पर फिर कनिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिए गए, क्योंकि पद और कद घटता चला गया। तो प्रथम कनिष्ठ उपराज प्रमुख में बूंदी नरेश महाराव बहादुर सिंह जी और द्वितीय में डूंगरपुर महाराव लक्ष्मण सिंह जी। राजधानी कोटा से उदयपुर स्थानांतरित कर दी गई। और द्वितीय चरण में जो आपके गोकुललाल असावा शाहपुरा प्रजामंडल के जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे, यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा जिन्हें राजस्थान में जन आंदोलनों का जनक भी कहा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है माणिक्यलाल वर्मा की उपाधि राजस्थान में, याद रखना। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठें। राजस्थान में जन आंदोलनों का जनक भी माणिक्यलाल वर्मा साहब को बोला गया है, जिन्होंने 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। यहाँ पर प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसमें गोकुललाल असावा राजस्व मंत्री बनाए गए जो प्रधानमंत्री थे द्वितीय चरण में। मोहनलाल सुखाड़िया जी उद्योग मंत्री बनाए गए। पंडित अभिन्न हरि कृषि मंत्री के पद पर नियुक्त हुए। भोगीलाल पांड्या, आप लोग जानते हैं वागड़ का गांधी भी कहा गया है। भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी भी कहा गया है, आप लोग को मालूम है। तो भोगीलाल पांड्या जो थे वो समाज कल्याण मंत्री बनाए गए। प्रेम नारायण माथुर वित्त एवं शिक्षा मंत्री बनाए गए। भूरेलाल बया यहाँ पर जागीर मंत्री नियुक्त हुए और ब्रज सुंदर शर्मा यहाँ पर विधि मंत्री नियुक्त किए गए। क्षेत्रफल कुल 2,79,077 वर्ग मील यहाँ पर आता है। जनसंख्या 42,60,918 थी और जो कुल वार्षिक आय थी वो 3,16,00,000 थी। ये प्रमुख आंकड़े हैं जिन्हें हमें याद रखना ही है। प्रीवी पर्स जैसा मैंने कहा, मेवाड़ महाराणा राज प्रमुख को रियासती विभाग की शर्तों से विपरीत जाते हुए कुल 20 लाख तय किया गया, लेकिन इसको इस ढंग से रखा गया कि कोई आपत्ति ना करे। 10 लाख तो जो रियासती विभाग की जो एक धारा थी उसके तहत 5 लाख रुपए धार्मिक अनुदान और 5 लाख रुपए राज प्रमुख के पद पर कार्य करने के लिए जो व्यय होगा उसका कुल मिलाकर 20 लाख रुपए का फिर प्रीवी पर्स देना तय हुआ। किसको? मेवाड़ महाराणा को। रीजनल कमिश्नर के रूप में यहाँ पर PS राव को नियुक्त किया गया, जिसकी नियुक्ति का सबसे अधिक विरोध राजस्थान में जन आंदोलन के जनक और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा ये कहते हुए किया गया कि आप लोग एक चीज बताइएगा, जब एक बाहरी व्यक्ति आकर जब शासन चलाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? जब उसको वीटो पावर है, ठीक है, हमें नहीं अनुभव, लेकिन कभी तो सीखेंगे। भाई माँ के पेट से कौन सीख कर आया? गलतियां होंगी तभी तो सीखेंगे। तो वी आर वेरी कैपेबल एंड टू मच कैपेबल टू हैंडल द सिचुएशंस एंड वी आर कैपेबल टू रन सिस्टम। देयर इज नो प्रॉब्लम, प्लीज आप हम पे ट्रस्ट कीजिए। तो माणिक्यलाल वर्मा के घोर विरोध के चलते PS राव साहब का जो सलाहकार परिषद वाला जो रीजनल कमिश्नर का जो परिषद थी, एडवाइजरी काउंसिल, उसका निर्णय रद्द किया गया। और चूंकि उदयपुर को इतना महत्व क्यों दिया गया तो बात है, लेकिन कोटा का महत्व खत्म ना हो इसके लिए यह तय किया गया कि वर्ष में एक बार विधानसभा का अधिवेशन कोटा में आयोजित होगा एवं विधानसभा के अधिवेशन के साथ साथ जंगलायत केंद्र, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र और हवाई प्रशिक्षण केंद्र भी कोटा में स्थापित किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये तृतीय चरण जो संयुक्त राजस्थान संघ है वो भी पूरा होता है। प्लीज आप अपने फीडबैक के द्वारा मुझे अवगत करवाइएगा, पढ़ते रहिएगा। पुनः मैं जल्द ही हाजिर होऊंगा इसी चैनल पर इसी टाइम पर एक नए टॉपिक के साथ जो एकीकरण का चल रहा है चरण, उसमें चतुर्थ चरण के साथ जल्द ही आपके साथ आऊँगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपने लक्ष्यों को पूरा करते रहिए। वंदे